हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर CFA लेवल 1 समरी वीडियो। हम FRA पढ़ रहे थे। मैं हूं गौरव काबरा एडिटर्स की तरफ से, और आप सब के लिए ये समरी वीडियो काफ़ी एक्सटेंसिवली हम प्रिपेयर करने वाले हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स। आप सबको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1। तो इस रीडिंग में काफ़ी सारे एलिमेंट्स और काफ़ी सारे लर्निंग आउटकम्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे, एंड मेरे ख्याल से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। सो बने रहें वीडियो के साथ में, बिकॉज हम बहुत ही कम समय में इस पूरी चीज़ को यहाँ पे समराइज करेंगे। बट एज यूजुअल एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं। उनको बता दूं कि हमारे चैनल पे CFA से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड करते हैं, बट स्पेसिफिकली आज का ये वीडियो हो सकता है कि कोई भी नए स्टूडेंट के लिए, नए कैंडिडेट के लिए एप्ट ना हो। आज का ये वीडियो समरी के लहजे से उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने पहले कभी ना कभी ये वाली रीडिंग पढ़ी हुई है। अब वो रीडिंग कोई वीडियो कोर्स के दौरान पढ़ी, हमसे पढ़ी, या फिर मैं इवन सेल्फ प्रिपेयर की, सबको फायदा होगा। बट इफ़ यू हैवेंट रेड अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट एज ऑफ नाउ, तो मेरे ख्याल से इस रीडिंग में आप फिलहाल समरी को ना देखें, बिकॉज आपको इतना अच्छे से कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होगा। सो बाद बाकी जो लोग भी अभी तक पढ़ चुके हैं उनके लिए एज यूजुअल बहुत अच्छी समरी है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा समय आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम ए से, एंड बहुत सिंपल सा ये लर्निंग आउटकम है जहां हम बैलेंस शीट के सारे एलिमेंट्स के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग 3 ही एलिमेंट्स हैं और उनमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स होते हैं फर्म्स के ही रिसोर्सेज जिनको फर्म कंट्रोल करता है। ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, इवन इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इस तरह के डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। So if a resource is being controlled by an organization, that becomes an asset, and हर asset का main फायदा होता है that it will provide a future economic benefit, यानी कि फ्यूचर में आपको उससे फायदा होना चाहिए तभी वो आपका asset है, अदरवाइज वो आपका एसेट नहीं है। अब इसी चीज़ को लेकर के मुझे थोड़ा बहुत याद आता है रिच डैड पुअर डैड की बुक, एंड उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि कौन से एसेट्स आपको लगते हैं एसेट्स हैं पर एक्चुअल में वो लायबिलिटीज़ हैं, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस किताब ने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों पे मेंशन किया हुआ है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कम से कम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट यस एसेट्स आर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द फर्म एंड दीज प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स के डेफिनेशन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इन रियल लाइफ कि क्या कार आपका एसेट है, क्या आपका होम आपका एसेट है, एंड सो ऑन। तो वो सब चीज़ें हम मे बी लेवल 1 के बाद वापस ध्यान देंगे। अभी आते हैं लेवल नेक्स्ट एलिमेंट पे। एक्चुअली नेक्स्ट एलिमेंट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ अ फर्म, यानी कि ये एक तरह से आपके दायित्व है, और ये दायित्व है which will provide or which will require an outflow in future, यानी कि जिस तरह एसेट में फ्यूचर में आपको कोई फायदा मिलने वाला है, उसी तरह लायबिलिटीज में आपको फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, यानी कि आपको एक आउटफ्लो देना पड़ेगा। ठीक है। सो ऑल दी पास्ट इवेंट्स which has resulted to an obligation that will require a future economic outflow, that is known as a liability. इसके अलावा इक्विटी। इक्विटी इज नथिंग बट नेट एसेट्स। याद रखिएगा इस वर्ड को, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इसको हम रेजिडुअल इंटरेस्ट भी कभी कभी कहते हैं। सो ये 3 ही मेन एलिमेंट्स हैं बैलेंस शीट के। मैं फिर रिमाइंड कर दूं आपको, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। एंड इनफैक्ट अगर आप बैलेंस शीट को टी फॉर्म में विजुअलाइज करने की चेष्टा करोगे तो आपका एसेट्स होता है एक तरफ, आपकी एक तरफ होती है इक्विटी और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटी। ये 3 एलिमेंट्स को अगर आपने पढ़ डाला तो इसका मतलब बैलेंस शीट के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। ये है अपना लर्निंग आउटकम ए का समरी, जो कि मैंने कम से कम समय में आपको समझाने की चेष्टा की। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी, जहां पे हम बात करें कि बैलेंस शीट के यूजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या आपके फायदे हैं बैलेंस शीट के और क्या क्या नुकसान है। तो देखो, नंबर 1 फायदा तो ये है कि आप किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी असेसमेंट अगर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली डू इट बाय वे ऑफ एनालाइजिंग द बैलेंस शीट।
लिक्विडिटी का मतलब है वी आर ट्राइंग टू एसेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो कंपनी के लायबिलिटीज है क्या उनको ये पे ऑफ कर सकती है कंपनी। इसके लिए हम कई सारे रेशियोज यूज करते हैं, जैसे कि करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो एक रेशियो और है। सो इस तरह के कई रेशियोज है जो हम यूज करते हैं। सारे रेशियोज पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे बैलेंस शीट के आइटम से ही हम लोग रेशियोज बनाते हैं। So definitely if there is a balance sheet we can assess liquidity out of it. Similarly हम solvency को भी assess कर सकते हैं। Solvency is just like liquidity but it assesses the long term long term ability of the firm to pay off liabilities, यानी कि एक फर्म शॉर्ट टर्म में पैसे पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो असेसमेंट के लिए हम लोग चेक करते हैं लिक्विडिटी, और लॉन्ग टर्म में कर सकता है कि नहीं उसको कहते हैं सॉल्वेंसी। यानी कि जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे इधर, ठीक है, आपके डिबेंचर्स वगैरह आ जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म के जितने भी हैं बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो आपने ये सब जो चीज़ें इशू की हुई है क्या आप इनको रीपे कर सकते हो? अगर हाँ या ना, जो भी आपको असेसमेंट करनी है, इसके लिए सॉल्वेंसी की एनालिसिस हम करते हैं। इसके अलावा तीसरी एनालिसिस है असेसमेंट वेदर द फर्म विल बी एबल टू मेक डिस्ट्रीब्यूशंस टू द शेयर होल्डर। इसके लिए हम लोग बहुत सारी एनालिसिस वैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल एनालिसिस यही है कि क्या हम शेयर होल्डर को उनका पैसा दे पाएंगे, क्या उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो फ्री रिजर्व्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के कैश रिजर्व्स वगैरह क्या है, उन सब की इवैल्यूएशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि बैलेंस शीट आपके काम आएगी कि नहीं। लिमिटेशन नंबर 1 ये है कि बैलेंस शीट की जो वैल्यूज होती है उन्हें हम कहते हैं बुक वैल्यूज, और बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है। हो सकता है कोई एसेट आपके बुक में 1 लाख का दिखाया जाए लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट आपके बुक वैल्यू में 10,000 है और मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख हो। सो पहला बात आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बैलेंस शीट वैल्यू और फेयर वैल्यू में अंतर हो सकता है, बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। दूसरा, बैलेंस शीट में बहुत सारे वैल्यूएशन बेसिस यूज होते हैं। सो ये जो इतने सारे वैल्यूएशन बेसिस यूज होते हैं, कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कभी डबल डिक्लाइनिंग मेथड, कभी सिर्फ डिक्लाइनिंग मेथड, सो इतने सारे हिस्टोरिकल बेसिस में एक मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, और जिसके वजह से बैलेंस शीट की वैल्यूएशन पे इतना कोई खास भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण ये भी है कि बैलेंस शीट जब बनती है तो वो किसी पर्टिकुलर डेट पे बनती है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च ऑफ सम ईयर, करेक्ट। तो व्हाट विल हैपन, जितने भी बैलेंस शीट की वैल्यूज हैं वो उस डेट के लिए रेलिवेंट हैं, बट अगर आप इसे 6 महीने बाद सेम बैलेंस शीट को यूज करना चाहते हैं, यू कैन नॉट यूज इट बिकॉज नाउ द डेट हैज गॉन पास्ट, और उसके बाद में ये वैल्यूज भी बदल गई होंगी। इसीलिए कोई भी बैलेंस शीट को सिर्फ उसी दिन तक यूज किया जा सकता है, उसके बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इररिलेवेंट हो सकती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग आउटकम सी की, और यहाँ पे हम बात करें अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पहला फॉर्मेट जो आपको समझना है वो है क्लासिफाइड बैलेंस शीट। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आज की डेट पे जितनी भी बैलेंस शीट बनती है उन सब में हम एसेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं एज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली हम लाइबिलिटीज को भी डिफरेंशिएट करते हैं एज करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ये जो बाइफर्केशन करने का तरीका है, ये जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इसी को हम कहते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट। अब क्लासिफाइड बैलेंस शीट यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों जगह रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन। अब इसमें आप चाहो तो एसेट्स को आप लिक्विडिटी ऑर्डर के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आमतौर पे हम स्टार्ट करते हैं पीपीएनई से जो कि लीस्ट लिक्विड है, और एंड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जो कि मोस्ट लिक्विड है। सो आप इसमें कोई भी प्रेफरेंस ले सकते हो। आप चाहो तो सीसीएनई जो है वो उसको पहले दिखा सकते हो और पीपीएनई को बाद में दिखा सकते हो। ये कोई भी ऑर्डर चलेगा, बट अगर आप लिक्विडिटी बेस्ड कोई भी ऑर्डर फॉलो कर रहे हो देन दैट इज नोन एज लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट। अब लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा ये बैंक्स की तरफ से यूज होता है, एंड ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवालों पे। दैट लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट आर मोस्ट ऑफन यूज बाई बैंक्स, एंड नंबर 2 दिस इज ऑप्शनल एक्चुअली। जहाँ तक बात है क्लासिफाइड बैलेंस शीट की तो ये रिक्वायर्ड है, यानी कि ये मैंडेटरी है, करेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट की, देन दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड दैट टू अंडर आईएफआरएस। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज लर्निंग आउटकम सी।
नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम डी। लर्निंग आउटकम डी में हम चार, मैं कह सकता हूँ, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और खुल के, जिसमें एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ में करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी है। बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है और आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जस्ट डू दिस मच। एक कमेंट ज़रूर छोड़िए कि किस तरह के ये वीडियोस आपको लग रहे हैं, ये सीरीज़ कितना आपको फ़ायदा कर रहा है, सो दैट हम इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम डी में करंट एसेट्स क्या होता है उसको जानना। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे सिर्फ ये इकलौता पॉइंट नहीं है, और भी इनमें पॉइंट्स थे, बट आई हैव डेस्परेटली, और आई वुड से आई हैव एक्चुअली क्या कह सकता हूँ, एक्सक्लूडेड दोज पॉइंट्स, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पर इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने यहाँ पे सिर्फ उन पॉइंट्स को मेंशन किया है जो कि करंट एसेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो पता करने में मदद करे। बट देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स इन इवन आवर नोट्स, तो वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। जो हमारे स्टूडेंट्स और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कहाँ से वो नोट्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या पढ़ना और भी इसमें। बट यस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि या तो कैश में तब्दील हो जाएंगे या फिर में आप उसे यूज़ कर चुके होंगे। कितने टाइम में? एक साल में या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल में, जो भी अर्लियर हो। सो आपको ये याद रखना है that if an asset is being converted into cash or is being used up within 1 year or one operating cycle whichever is earlier, then that is known as current asset। वहीं पे नॉन करंट एसेट जो है उसमें बस आगे लग गया कैन नॉट और बाद बाकी सब सेम चीजें हैं। यानी कि अगर एक साल या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल जो भी अर्लियर है उसके अंदर हुआ तो वो करंट एसेट बन जाएगा, और उसके ऊपर हुआ उसका कैश में कन्वर्जन या फिर यूसेज तो फिर वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट। लाइबिलिटी के लिए भी सेम है। अगर कोई लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी एक साल या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज अर्लियर के अंदर विद इन, देन दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी यूजुअली जल्दी से सेटल नहीं होती। अब इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है मे बी वर्किंग कैपिटल लोन। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को जो वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है वो यूजुअली एक साल या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल से कम का ही होता है, और अगर ये नहीं है तो आप इसमें नोट्स पेबल भी गिन सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये सब ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे आपको बेसिकली जो लोन मिलता है वो लोन आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। सो शॉर्ट टर्म के लोन को यूजुअली एक साल के अंदर अंदर आपको चुकाना होता है, देन दैट केस दैट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ बॉन्ड्स की, अगर आपकी कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं, 10 इयर्स बॉन्ड इशू किए हैं, सो ऑब्वियसली दीज बॉन्ड्स विल बी रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स और प्रोग्रेसिवली इन 10 इयर्स। इसलिए इस केस में मैं कह सकता हूँ दैट यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो है एक नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज इसकी सेटलमेंट एक साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं होने वाली, उसके बियॉन्ड होगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। Next up is learning outcome E, where we are taking up into consideration various current assets, current liabilities, current non-current liabilities वगैरह वगैरह। तो शुरुआत करते हैं करंट एसेट से। तो पहला करंट एसेट जो हमारे सामने आ रहा है विच इज़ मोस्ट लिक्विड बाय द वे, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है और इसे हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऑब्वियसली कैश और बैंक तो आएगा ही, इसके अलावा हर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि आप अपने मैच्योरिटी के बहुत करीब है, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन आप निकालेंगे वो ड्यूरेशन बहुत कम आने वाला है। एंड इसके अलावा ये वैल्यू हमेशा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे या फिर फेयर वैल्यू बेसिस पे होते हैं। इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए आपको फर्दर रीडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, या आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत आपको याद आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करेंट और वो सब चीज़ों में ये आएगा, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स which are near maturity, for which interest rate risk is insignificant and which are valued at amortized cost or fair value। गुड। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी यहाँ पे आते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें ट्रेजरी बिल्स, नोट्स, बॉन्ड्स, इक्विटी सिक्योरिटीज, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। थर्ड इज अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें यहाँ बोला गया दैट दिस इज रिपोर्टेड एट एनआरवी, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे डेटर्स का जो वैल्यू है वो तो रिकॉर्ड करते ही हो, बट साथ ही साथ उसका एक आप कॉन्ट्रा अकाउंट भी खड़ा कर लेते हो। उस कॉन्ट्रा अकाउंट को हम बोलते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट। हर जगह अलग अलग नाम होता है, ठीक है।
अलाउंस फॉर बैड डेट, अपने इंडिया में तो ज़्यादा PBDD चलता है, विच इज़ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, यहाँ पे नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट। एंड एक इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि कल को कोई रिसीवेबल को आपको राइट ऑफ करना हुआ तो आप सिर्फ उसके अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट को राइट ऑफ मत कीजिएगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट के लेजर में पड़ा है आप उसको भी राइट ऑफ कीजिएगा। यानी कि आप जब एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो साथ साथ उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट है या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है उसको भी राइट ऑफ कीजिएगा, तब जाकर के आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसके अलावा करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज भी है। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली वैल्यूड एज परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग दी इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट आएगा, कन्वर्जन आएगा और अदर नेसेसरी कॉस्ट आएगा। वैल्यूएशन अगर हम IFRS की बात करें तो उसका नियम बहुत अच्छा है, विच इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, लेकिन वहीं पे गैप में द नियम और द रूल एक्चुअली इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लो, सॉरी कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। और जहाँ तक मार्केट का बात है तो ये अलग से कैलकुलेशन पूरी आएगी, पूरा इसका मैं इक्वेशन समझाऊंगा, लेकिन नॉट हियर, इन्वेंट्रीज के ही चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो मार्केट क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। NRV तो सबको पता होना चाहिए वैसे, NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। वैसे ही मार्केट होता है उसका एक अपर कैप और लोअर कैप होता है, डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में 2-3 चीज़ें आती है, जैसे कि अकाउंट्स पेबल यानी कि आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आपके बिल्स पेबल आ जाएंगे, इसके अलावा नोट्स पेबल आएंगे इसमें, और लॉन्ग टर्म डेट का जो करंट पोर्शन ड्यू है वो भी आ जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म डेट का वो हिस्सा जो इस साल ड्यू है आपको पे करने का, उसको आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अक्रूड लायबिलिटीज़, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स वगैरह वगैरह ये सब आइटम तो हैं ही, तो ये सारी चीज़ें आएंगी करंट लायबिलिटीज़ में। नॉन करंट एसेट्स में पहला आइटम जो आपके सामने है वो है PP&E, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी वैल्यूएशन अगर हम जाने तो IFRS में इसकी वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और रीवैल्यूएशन मेथड दोनों में। वैसे ही US गैप में सिर्फ कॉस्ट मेथड अलाउड है। आपको ये पता होना चाहिए दैट रीवैल्यूएशन मेथड इज नॉट अलाउड इन गैप, वो सिर्फ IFRS में ही अलाउड है। इसके अलावा जितने भी टैंजिबल एसेट्स होते हैं लैंड को छोड़ करके उन सबको डेप्रिशिएट करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 कम्स इनटैंजिबल एसेट्स, जहाँ पे हम फाइनाइट लाइव्ड इनटैंजिबल एसेट्स की बात करें तो इसका एग्जांपल में भी हो सकता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह। उन सब चीज़ों को आप अमोर्टाइज्ड करते हो, यानी कि अमोर्टाइज करते रहते हो। जिस तरह डेप्रिशिएट करते हैं टैंजिबल एसेट्स को, उस तरह अमोर्टाइज करते हैं इनटैंजिबल एसेट्स को। इसके अलावा हम उनको इम्पेयर भी करते हैं, हम उसकी बेसिकली वैल्यू चेक करते हैं विद द फेयर वैल्यू, और अगर हमें लगता है कि इस वैल्यू को और फर्दर डिक्रीज करना चाहिए तो हम इम्पेयर भी करते हैं। ये इम्पेयरमेंट साल में कम से कम एक बार चेक होनी चाहिए। वैसे ही इनफाइनाइट लाइव्ड इंटैंजिबल एसेट्स भी हैं जिन्हें हम गुडविल वगैरह के एग्जांपल्स देख सकते हैं। इनको हम अमोर्टाइज नहीं करते, लेकिन इनके लिए भी टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ज़रूर होता है, वो भी साल में एक बार ज़रूर होता है। इसके अलावा थर्ड विच आई थिंक इज़ फेयरली इंपॉर्टेंट एरिया विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे गैप का जो नियम है वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया हुआ हर एक रुपया आपको इनकम स्टेटमेंट में खर्चा दिखा देना चाहिए। वहीं पे IFRS बोलता है कि रिसर्च से संबंधित खर्चे को आप खर्चा दिखाओ, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट का खर्चा हो तो उसे कैपिटलाइज करो। अगेन गोज विदाउट सेइंग कि इस पे ऑब्वियसली डिटेल्ड आपको नियमबाजी है यहाँ पे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कब उसको कंसिडर करें कि वो डेवलपमेंट का खर्चा है, तब हम उसे कैपिटलाइज करते हैं, नहीं तो रिसर्च के नाम पे किए हुए सारे खर्चे हम एक्सपेंस कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा था, या ये सीखना है एक्चुअली अगर आप नहीं जान रहे हो इन बातों को, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ से आप रेंटल भी कमाना चाहते हो और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। इसका अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं घरों में, ठीक है। अगर आपकी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है तो वो पॉसिबली रेंटल इनकम भी कमा के देगी आपको और कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IFRS में इसकी जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल दोनों से हो सकती है। नेक्स्ट अप आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू मेथड दोनों से वैल्यू कर सकते हैं। और अगर आप फेयर वैल्यू से कर रहे हैं तो उसमें भी 2 तरीके हैं, फेयर वैल्यू थ्रू PL एंड फेयर वैल्यू थ्रू OCI। डिटेल्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में वी हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एज वेल। ये दोनों मिलाकर के अपनी हो गई नॉन करंट लायबिलिटीज। देन वी हैव लर्निंग आउटकम G।
लर्निंग आउटकम जी में हम बात कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट्स के बारे में, यानी कि ये वो बैलेंस शीट होती है जहाँ पे आप सारे आइटम्स जो होते हैं जैसे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको एक्चुअली आप कन्वर्ट कर देते हो परसेंटेजेस में। तो ये परसेंटेज में इसलिए करते हो ताकि आप जो इसका साइज इफेक्ट है उसको ख़त्म कर पाओ। मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको बताया कि जब आप दो कंपनियों को कंपेयर करते हैं और उसकी साइज इफेक्ट को आप इग्नोर नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको हमेशा लार्जर कंपनी ही बढ़िया लगेगी। बट हाउ इफ हम लार्जर और स्मॉलर दोनों कंपनी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, now you are not biased by looking at the size of the companies, and that is why common size balance sheets are really good whenever you want to compare companies having two sizes. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वही देखिए बात लिखी हुई है कि हर आइटम ऑफ बैलेंस शीट को हम बेसिकली परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स के हिसाब से यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ साइज को इग्नोर करने के लिए हम ये काम करते हैं। इसके वजह से हम टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस दोनों कर सकते हैं, दोनों में मदद होती है। आमतौर पे कॉमन साइज बैलेंस शीट को सबको पता रहता है कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आप करते हो, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि टाइम सीरीज एनालिसिस में भी क्रॉस सेक्शनल आप कॉमन साइज बैलेंस शीट का यूज़ कर सकते हैं। यानी टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल दोनों में यूज़ होता है। जिनको ये नहीं पता टाइम सीरीज और कॉमन सेक्शनल क्या होता है उनको मैं बता दूं। अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को 2020 से लेकर के 2021 से लेकर के 2022 की बैलेंस शीट कंपेयर कर रहे हो तो फिर इसे हम कहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। वहीं पे अगर आप 2021 की दो कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हो, ठीक है, there is a company X and there is a company Y, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम सेम पीरियड के लिए अगर कंपेयर करें तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। एंड ये दोनों ही एनालिसिस में आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट मदद करती है। इसके अलावा अगर आप फर्म की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कॉमन साइज बैलेंस शीट आराम से देख करके ये स्ट्रैटेजी पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप डेट का परसेंटेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, और डेट का परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है पहले साल में था 40%, फिर गिर करके 30% हुआ, फिर 20% हुआ, फिर 10% हुआ, तो ऑब्वियसली इस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके ही, इस टाइम सीरीज एनालिसिस से ही हमको ये पता चल जाएगा कि फर्म की स्ट्रैटेजी है कि हमको अपनी लेवरेज पोजीशन को कम करना है, एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट। सो ये था अपना लर्निंग आउटकम जी। लर्निंग आउटकम एफ में मैंने स्किप्ड लिखा है, छोटा सा लर्निंग आउटकम है, बट अगेन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा रीडिंग है इसलिए मैंने कुछ लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पे स्किप किया है। सो ये एक लर्निंग आउटकम ज़रूर हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम एच, जहाँ पे कुछ लिक्विडिटी और कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज हमें देखने हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो में आप बेसिकली अपने स्टॉक वगैरह को कंसिडर नहीं करते, तो किन किन को कंसिडर करते हैं वो देख लीजिए। आप कैश को कंसिडर करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कंसिडर करते हैं, रिसीवेबल्स को नहीं करते। ये एक एडिक्टिव तरीके से ऐसा बोला जा सकता है। अगर आप डिडक्टिव तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला इज CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई CL। इसका और एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम प्रीपेड भी माइनस करते हैं ऊपर से और बैंक ओडी नीचे से माइनस करते हैं। बट ये सारे फॉर्मूले CFA के लिए मैं बता देता हूँ लेवल 1 के एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेवल 1 के लिए रेलिवेंट यही फॉर्मूला है। सो इट्स बेटर कि हम इसी फॉर्मूले को याद करें और ये सब जो हमने अपने BCom और CA वगैरह के एग्जाम्स में सीखा है इसे हम इग्नोर करते हैं एक बार। नेक्स्ट अप इज कैश रेशियो। कैश रेशियो में आप बस रिसीवेबल को भी हटा देते हो इसमें से, सो यू आर लेफ्ट विद कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड यू डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मैं आपको फिर बता दूं लिक्विडिटी रेशियोज आर यूज्ड फॉर ऑब्वियसली असेसिंग द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी और द एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब होती है एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि क्या कंपनी अपनी लिखने दीजिए मुझे ऑब्लिगेशंस, क्या अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पे ऑफ कर पाएंगी क्या। इसके लिए हम यूजुअली जितने भी रेशियोज देखते हैं वो समहाउ फाइनेंशियल लेवरेज से ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो उसमें ऑब्वियसली ऊपर में आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। डेट रेशियो में हम टोटल एसेट्स के मुकाबले अपने डेट को चेक करते हैं कितना परसेंटेज हो रहा है। And we have financial leverage where we are calculating total assets by total equity. Doing this we also get to know कि हमारी कंपनी की overall financial position कैसी है, हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे solvency का impact या solvency पे impact आ सकता है because of high financial leverage. So this was learning outcome H where we have also learnt about few ratios, and I think this is the last learning outcome, and yes that is. So that's the end of this video.
आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट यू गेट टू नो मोर एंड मोर वीडियोज़, यू गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेवल 1 वीडियोस। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट लिंक्स चेक करना चाहते हैं, एज सच अगर आपको FRA से स्पेसिफिक कोई वीडियो कोर्स चाहिए या फिर मैं आपको ओवरऑल वीडियो कोर्स चाहिए, तो इस तरह की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट वगैरह की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर, बट जस्ट व्हाट्सएप अस, डोंट कॉल, जस्ट गिव इट अ व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप मैसेज एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मैं हूं गौरव काबरा, साइनिंग ऑफ टुडे, एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।